क्या बोलते हैं, जेड एक्स वाई, जेड एक्स वाई। तो देखिए ए बी बराबर जेड एक्स है, बी सी बराबर एक्स वाई, बी सी कहाँ है, बी सी बराबर एक्स वाई है। फिर अब देखिए इसको लिया, इसको लिया, अब इसको लेंगे ना, ए सी बराबर जेड वाई। तो देखिए ए सी बराबर जेड वाई, तो ये सर्वांगसम है ना। तो आप ये बोलेंगे कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज जेड एक्स वाई। हम नहीं बोलेंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज एक्स वाई जेड। दोनों में बहुत ही अंतर है। त्रिभुज तो ये एक्स वाई जेड है, कोई डाउट नहीं है, परंतु इसके सर्वांगसम एक्स वाई जेड है, ये गलत है। सर्वांगसम मैंने बोला कि संगत भुजा, अगर ये भुजा ए बी है तो यहाँ भी उसी बराबर होना चाहिए। आ रहा है समझ में ना। अगर ए बी यहाँ पर है तो यहाँ भी उसके बराबर वाला ही होना चाहिए। ये नहीं है कि ये ए बी है तो ये वाला इसके बराबर हो, ये नहीं, यही बराबर होना चाहिए जो ये है जेड एक्स। जिस क्रम में लिखेंगे उसी क्रम में उसका सर्वांगसम त्रिभुज भी होगा। आ रहा है समझ में ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि आगे हमको सवालों में सिद्ध करना होगा कि त्रिभुज सर्वांगसम है कि नहीं है, तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, ये चीज़ समझ जाने पर देखिए अगला देखते हैं। अब आगे क्या है, त्रिभुज सर्वांगसमता की कंडीशन क्या होता है, कंडीशन इनके देखिए। इसके ज़्यादा नहीं, बस 3-4 प्रगुण हैं। प्रगुण क्या है, चीज़ वही है, बस घुमा फिरा करके हमको ला करके एक जगह रख देता है। देखिए अगर कोई त्रिभुज सर्वांगसम है, जैसे हम यहाँ पर लिख दिए, 2 त्रिभुज बना दिए, ठीक। और ये भी ध्यान देंगे, जो भी त्रिभुज अगर सर्वांगसम होंगे, यदि उनको एक के ऊपर एक रखा जाएगा तो नीचे वाली आकृति पूरी की पूरी छिप जाएगी। समझ रहे हैं ना। किसी एक आकृति को दूसरी आकृति के ऊपर रखा जाएगा तो नीचे वाली आकृति ऊपर वाली आकृति से पूरी की पूरी छिप जाएगी। हम बोलते हैं ना कि इसका वो है, जुड़वा है, हम शकल है। तो जुड़वा में देखिए अंतर होता है, शकल में चेहरे में अंतर होता है। जो हम शक्ल होते हैं उनका चेहरा तो एक जैसा होता है ना, आकृति रंग रूप एक जैसा होता है। तो सर्वांगसम भी हमारा वही चीज़ है, एक जैसा। ठीक है, तो जैसे हमारा ये त्रिभुज कोई है ए बी सी एक्स वाई जेड, जो 2 त्रिभुज हमारा है। चलिए पी क्यू वाल लेते हैं, जो नॉर्मल प्रयोग होता है ताकि समझने में आसानी रहेगी। पी क्यू आर। और देखिए एक त्रिभुज के संदर्भ में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर कोई त्रिभुज ये है और इस त्रिभुज का नाम है एक्स वाई जेड, क्या है, एक्स वाई जेड। अगर भुजा एक्स बोले तो, अगर भुजा एक्स बोले तो हम कौन सी भुजा इसमें लेंगे। बहुत बड़ी बात नहीं हुई कि क्योंकि भुजा तो बोलेंगे 2 अक्षरों से मिलेगा, तो हम कौन सी भुजा लेंगे। एक्स तो यहाँ पर है, तो ध्यान देंगे। अगर भुजा एक्स बोली, देखिए कोई भी त्रिभुज हो, यदि कैपिटल लेटर में दिखाया गया है तो उसका शीर्ष उसका ही स्मॉल होगा। आ रहा समझ करने मतलब, जैसे ये है, ए भुजा कौन सी होगी, ये होगी, बी भुजा ये होगी, और सी भुजा ये होगी। उसकी सम्मुख भुजा, ए का सम्मुख भुजा ए होगा, बी का बी होगा, सी का सी होगा। ये नाप होता है। अगर नाप नहीं दिया है, हमको कोई सिद्ध करना हो तो हम ए बी सी ऐसे ही लेंगे। इस तरीके से पी ये होगा, ये क्यू होगा और ये आर होगा। आ रहा है समझ में करने मतलब कि अगर नाप नहीं दिया है, भुजा एक्स कहता है, भुजा वाई कहता है, त्रिभुज का नाम दे दिया हो तो उसके शीर्ष के सामने वाली ठीक वही भुजा होगी। अगर एक्स शीर्ष के सामने एक्स भुजा होगी, वाई शीर्ष के सामने वाई होगी और जेड शीर्ष के सामने जेड होगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान देंगे आप। तो चलिए हम त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो पहले उसको हम देख लेते हैं। ये क्लियर हुआ। जब हमारे 2 त्रिभुज हैं ए बी सी सर्वांगसम, अभी सर्वांगसम की बात नहीं कर रहा है, बात कर रहा है बस 2 त्रिभुज हैं। तो कंडीशन कहता है कि ए बी जो बराबर है पी क्यू के, ए बी जो बराबर है पी क्यू को कह रहा है, बी सी जो बराबर है किसके कह रहा है,
क्यू आर के, और सी ए जो बराबर है ये किसके कह रहा है, आर पी के। देखिए संगत भुजा बराबर हुआ ना, ये इसके, देखिए ये इसके हुआ, ये इसके हुआ, ये इसके हुआ, है ना। जब ये हो गया तो हम कहेंगे त्रिभुज, देखिए जिस क्रम में चलेंगे उसी क्रम पकड़ेंगे। ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक, समझ आ रहा है ना। देखिए ए बी, यहाँ देखिएगा, ए बी बराबर पी क्यू दिया है, बी सी बराबर क्यू आर दिया है, ए सी या सी ए बराबर आर पी दिया है ना। इसी कंडीशन देखेंगे जिस क्रम में उस क्रम में। अब ये ध्यान देते हैं, क्या ध्यान देते हैं, यदि हम इसी का नाम थोड़ा सा बदलते हैं, पी क्यू आर कर दें, पी क्यू आर कर दें, पी क्यू आर कर दें, और कंडीशन यही हो, त्रिभुज का नाम बदल दो, कंडीशन यही हो, कहे ए बी बराबर पी क्यू, ए बी बराबर पी आर हो जाएगा ना, लेकिन पी क्यू कह रहा है। ठीक, जो कह रहा है वही कर देंगे हम इसके अनुसार चलेंगे। समझिएगा हम कहना क्या चाह रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। कह रहा है ए बी बराबर पी क्यू, ए बी बराबर पी क्यू, ए बी एक लाइन था, एक लाइन खींचा, बी सी बराबर क्यू आर, जो बी सी बराबर है क्यू आर, ये दो लाइन था ही, दो लाइन खींच लिया। फिर सी ए बराबर आर पी, तो सी ए बराबर आर पी, ये हुआ ना। तो देखेंगे कौन सा त्रिभुज सर्वांग सम होगा। अब पी क्यू आर नहीं होगा, अब पी क्यू आर नहीं होगा। हम पहचानेंगे कैसे कौन सा त्रिभुज लिखेंगे, ये बात होती है, हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा त्रिभुज लिखेंगे। यहाँ पे ए बी है ना, ए बी किसके बराबर है देख लेते हैं, ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के। ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के। चलिए पी क्यू लिखा, जिसकी जो बराबर वही लिखेंगे। फिर उसके बाद बी सी, बी सी किसके बराबर है, क्यू आर के, तो क्यू आर, ये हो गया। समझेंगे क्या। अब देखिए हम त्रिभुज, तो देखो ऐसे चल रहे थे ना, ऐसे करके ऐसे, पर ये वाला चलेंगे ऐसे। हम देखिए ए बी सी ऐसे गए, तो यहाँ ऐसे जाना चाहिए था ना, लेकिन ऐसे नहीं गए, हम गए ऐसे पी क्यू आर। क्यों, क्योंकि संगत भुजा ए बी के पी क्यू बराबर थी, ए बी के कौन सी बराबर थी, पी क्यू बराबर थी। इसलिए जरूरी नहीं है कि जिस क्रम में पहले त्रिभुज गिनेंगे उसी क्रम में उस त्रिभुज गिनेंगे, हम उसके संगत भुजा को लेकर ही गिनेंगे। संगत भुजा मतलब जो जिसके बराबर हो, ए बी बराबर है तो पी क्यू बराबर है, तो ए बी के साथ पी क्यू ऐसे ले चले तो ऐसे गए। समझ आ रहा है मतलब ना, जो जिसके बराबर होगा उसी के बराबर ले चलेंगे। देखिए फिर से एक बार, हम ए देखिए ऐसे जा रहे थे, ऐसे गए फिर ऐसे गए, तो हमको भी ऐसे और ऐसे जाना चाहिए था इसमें, पर हम ऐसे ना करके हम इसमें ऐसे आए फिर ऐसे गए। क्यों गए, क्योंकि जो ये ए बी बराबर था वो पी क्यू के था, और ये बी सी जो था क्यू आर के था, इसलिए हम उसी क्रम में जाएंगे जिस क्रम में भुजाएं बराबर होंगी। आया समझ में। तो ये जो तीनों की भुजाएं बराबर होती हैं, और इस भुजाओं की वजह से जो त्रिभुज सर्वांगसम होता है उसे हम कहते हैं भुजा 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 भुजा। शॉर्टकट में बोल देंगे साइड साइड साइड। ये प्रॉपर्टी है प्रगुण। ये कौन सा प्रगुण हुआ, भुजा 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 प्रगुण ये हुआ। नंबर 1 डाल लीजिएगा, भुजा 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 प्रगुण में क्या कहेंगे, जब दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं संगत भुजाएं आपस में बराबर हों। जो दो त्रिभुज की तीनों संगत भुजाएं आपस में बराबर हों तो क्या बोलेंगे, वो त्रिभुज सर्वांगसम होगा। कौन सा प्रगुण, भुजा भुजा भुजा। ठीक है, ये तीनों भुजाएं बराबर थी ना, ये हुआ पहला प्रगुण। ठीक है, अब चलते हैं इसके दूसरे प्रगुण पर। दूसरा प्रगुण क्या है, दूसरा प्रगुण कहता है कि इसके दो भुजा बराबर कर दिया जाए और एक कोण बराबर कर दिया जाए। देखिए यहाँ पे दोनों कंडीशन दिखाऊंगा मैं, समझिएगा।
एक ये हुआ, एक त्रिभुज यहाँ पे ऐसा बना हुआ ए बी सी पी क्यू आर, ये हुआ। कह रहा है ए बी बराबर पी क्यू, ये देखिए देखिए लिख दे रहे हैं हम, ए बी बराबर पी क्यू, फिर बी सी बराबर क्यू आर, बी सी बराबर क्यू आर। ठीक, अब कोई भी कोण दे दे, कोई भी कोण दे दे पर उसी का संगत कोण होना चाहिए। अगर ए पी क्यू आर कह रहा है, ए बी सी कह रहा है, तो ये कोण होगा 30 कोण के बराबर। तो मान लीजिए हम कोण कह दिए, कोण बी ए सी बराबर कोण क्यू पी आर। ठीक है, ये कोण आपस में बराबर हो गए। अगर दिया एक कंडीशन है कि ए बी बराबर पी क्यू है, बी सी बराबर क्यू आर है और बी ए सी बराबर क्यू पी आर है, तो क्या ये त्रिभुज सर्वांगसम होंगे? तो बोलेंगे हाँ, त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। कौन कौन से त्रिभुज? ए बी था तो सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू लिख लेते हैं। ए बी का क्या था? पी क्यू था ना, फिर बी सी था ना, तो क्यू आर। और देखिए और एक बड़ी बात, जो कोण बीच में होगा ए है ना, तो ए जहाँ पर होगा उसी नंबर पर ये पी होना चाहिए। देखिए ए पहले नंबर पे है तो पी भी पहले नंबर पे है। मतलब समझ आ रहा है ना कि ए यहाँ पर पहले नंबर पर है तो क्यों भी यहाँ पर पहले नंबर पे होगा। समझ आया? यहाँ देखिए जो ए है पहले नंबर पे है ना, फर्स्ट नंबर पे ए है, तो यहाँ मूंद लीजिए आप, और हम बस आँख मूंद के क्लियर करेंगे पी पहले नंबर पे होना चाहिए, क्योंकि पी यहाँ पर है तो पी देखिए पहले नंबर पर है। अगर ये कह करके ये ना करके ये कोण कह देता, कहता क्यों बराबर है इसके, कहता क्यों बराबर है इसके, तो हमारा त्रिभुज कभी भी सर्वांगसम नहीं होता, क्योंकि संगत कोण भी बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि ये कोणीय तो इस कोण एक कोण ये ले लिए। आ रहा समझ में ना? जिस क्रम में भुजाओं को लेंगे उसी क्रम में त्रिभुज को लेंगे, कोणों को भी लेंगे, इसलिए त्रिभुज सर्वांगसम होगा। और ये सर्वांगसम की प्रॉपर्टी कहलाएगी। देखिए दो भुजा एक कोण था तो बोलेंगे प्रगुण दो क्या हो जाएगा? भुजा कोण भुजा, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। आ रहा समझ में? यदि हमारा दो त्रिभुज होता, राइट एंगल त्रिभुज होता, और इंग्लिश में ध्यान देंगे सर्वांगसम को हम कॉन्ग्रेंट एंगल बोलते हैं। आइडेंटिकल भी कहीं कहीं मिलता है, ऐसे बोलता है, क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रेंट एंगल। ठीक, कॉन्ग्रेंट एंगल अगर देखिए दो दे दिया समकोण त्रिभुज, ये रहा 90 डिग्री, ठीक है, ये रहा 90 डिग्री, और ये हो गया ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है, और कह रहा है कि 90 डिग्री है और इसका कर्ड इसके बराबर है, इसका ये भुजा इसके बराबर है, तो क्या है? त्रिभुज सर्वांगसम होगा। तो देखिएगा आप तरीके से, दो भुजाएं आपस में बराबर हो गई और एक कोण बराबर हो गया, तो ये कौन सा आ जाएगा? भुजा कोण भुजा। परंतु इसको तीसरा नाम दे दिया गया है प्रगुण तीन, प्रगुण तीन कह दिया गया है समकोण, समकोण कर्ण भुजा। क्या नाम दे दिया गया है? समकोण कर्ण भुजा। इंग्लिश में बोलते हैं RHS, मतलब राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। राइट एंगल मतलब समकोण, हाइपोटेनस मीन्स कर्ण, और साइड मीन्स भुजा। ये तीन प्रगुण हुए। अब देखिए इसी का चौथा प्रगुण देख लेते हैं। यदि कह देता, चौथा प्रगुण देख लेते हैं, यदि कह देता कि ये भुजा बराबर न कहता, देखिएगा ये भुजा बराबर न कहता, और यहाँ पर कह देता ये कोण इसके बराबर है। ठीक है, मतलब क्या? ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर कोण पी आर क्यू, पी आर क्यू। ठीक,
कोई दो कोण आपस में बराबर हों। बहुत जगह होता है कि अरे उसका सम्मुख कोण ही बराबर होना चाहिए उसका ही, लेकिन आप ही सोचिए अगर दो कोण बराबर तीसरा कोण तो आपस ऑटोमेटिक बराबर होगा, होगा ना। तो देखिए कोई अगर दो कोण बराबर हैं तो अब जी ध्यान दीजिएगा, ये सी है ना, सी जिस नंबर पे होगा आर भी उसी नंबर पे होगा। सी किस नंबर पे, तीसरे, तो आर भी तीसरे हुआ। समझ में आ रहा है ना। जिस नंबर पे होगा सी, ये कोण है ना, तो उस पहले नंबर किसी नंबर पे सी है, तीसरे नंबर पर है, तो यहाँ पे आर भी तीसरे नंबर पे होगा। देखिए है, बाकी सब तो उसी वही था। यानी देखिए यहाँ क्या हो गए, दो कोण बराबर हो गए और एक भुजा बराबर हुआ। दो कोण एक भुजा, तो दो कोण एक जब भुजा बराबर हो गया तो ये हो जाएगा प्रगुण 4। प्रगुण 4 क्या कहलाएगा, कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण, और इसे कहते हैं इंग्लिश में एंगल साइड एंगल, ASA प्रॉपर्टी से ये हमारा त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांग सम त्रिभुज हो जाएगा। ये थी सर्वांग सम की 4 कंडीशंस। पहला कंडीशन था भुजा जब तीनों बराबर हो जाएं, साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा। दूसरा कंडीशन था दो भुजा और एक कोण, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा। तीसरा कंडीशन था राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, समकोण कर्ण भुजा। चौथा प्रॉपर्टी था एंगल साइड एंगल, कोण भुजा कोण। ये 4 प्रॉपर्टी हमने हो गया किसकी, सर्वांग समता की। ठीक है। और सर्वांग समता को ने ये परिभाषा दिया था, जब किसी एक आकृति को दूसरी आकृति पर रखा जाए तो पहली आकृति दूसरी आकृति को पूरी पूरी ढक लेगी, तो उसे हम बोलेंगे ये दोनों आकृतियां सर्वांग सम। चलिए अब बात करते हैं समरूपता की। अब इसको समरूपता बताने के बाद हम इसके न्यूमेरिकल को देख लेंगे। अब समरूपता क्या है, देखिए ध्यान देंगे, जो चैप्टर दिया गया है बीटीसी के सेकंड सेमेस्टर में, एक चैप्टर में तो बताया गया कि सर्वांग समता समरूपता क्या है, और अगले चैप्टर में बताया गया कि सर्वांग समता की परिस्थितियां क्या हैं, शर्तें क्या हैं। तो हमने देखिए शर्तें को पहले ही ले लिया, शर्तों को बता दिया ना 4 शर्तें होती हैं। अब समरूपता, समरूपता मतलब समान रूप हो। समरूपता मतलब क्या, समान रूप। जैसे एक छोटा बच्चा हो, एक बड़ा आदमी हो, है ना, उसका भी एक नाक होता है तो बड़े आदमी का भी एक नाक होता है। छोटे बच्चे के भी 10 उंगलियां होती हैं, बड़े आदमी की भी 10 उंगलियां होती हैं। 2 कान तो 2 कान, 2 आंख तो 2 आंख। कहने मतलब क्या, उसका प्रारूप एक जैसा होता है ना। प्रारूप अगर एक जैसा है तो दोनों ही आकृतियां कहलाएंगे समरूप आकृतियां। ठीक। अगर परिभाषा देना होगा तो हम बोलेंगे जो जब दो आकृतियों का रूप एक समान हो उसे हम समरूप आकृति कहते हैं, भले ही उसकी संगत भुजाएं, संगत आकृतियां, उसका मेजरमेंट बराबर भले ही ना हो। आ रहा समझ में ना, करें मतलब अगर त्रिभुज के परिप्रेक्ष्य में बोलेंगे, त्रिभुज में समरूपता क्या है, जब दो त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। जब दो त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो क्या कहलाएगा, समरूप त्रिभुज। देखिए समरूप त्रिभुज, अगर दो त्रिभुज है ए बी सी पी क्यू आर, है ना, दिया है। चलिए इसको आकृति एक जैसा लग रही है इसलिए दिक्कत थोड़ा सा होगा। हम ऐसा करते हैं कि आकृति ही अलग बना देते हैं, थोड़ा सा बड़ा, देखने में स्पष्ट लगे, मालूम चले कि अलग दिख रहा है ना, पी क्यू आर। तो हमने क्या बोला परिभाषा में, जब संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। देखिए अगर ए बी का संगत भुजा क्या होगा, पी क्यू, तो ए बी का जो अनुपात है पी क्यू से ये बराबर होगा ए सी के अनुपात किससे, जब ए सी का क्या होगा संगत भुजा पी आर से, और बराबर होगा बी सी का संगत भुजा क्या हो जाएगा, क्यू आर
तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, त्रिभुज देखिए उसी क्रम में लेंगे, ए बी सी। अगर ए बी सी ले रहे हैं तो इसके देखिए ये क्या करेंगे, ये रहा, ये देखिए, एक बार देख लेता हूँ, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया है, कौन सा चिन्ह लगेगा, सर्वांग सम के चिन्ह थोड़ा सा उल्टा हो गया है। देखिए ये रहा सर्वांग समता का चिन्ह, सर्वांग समरूप का चिन्ह उल्टा एस होता है, जैसे कि एस को ऐसे लिखे हैं, अगर ऐसे लिखेंगे तो ये ऐसा हुआ, पर ये उल्टा एस, ये इस तरीके से हल्का सा होता है। तो हो जाएगा समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, क्योंकि देखिए ए बी का अनुपात किससे है, पी क्यू से, बी सी का अनुपात क्यू आर से, देखिए, और ए सी का अनुपात पी आर से, देखिए दिया है ना। ये देखिए समरूप हुए। समरूप के लिए दो कोण या तीनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे तो हमारे त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। देखिए समरूपता के संबंधित जो कुछ सूत्र हैं, कुछ फॉर्मूले को याद रखने की जरूरत है। जैसे ध्यान देंगे, ए बी तो दिया है, ए बी का अनुपात पी क्यू के बराबर है, ठीक, ये बराबर है ए सी बट्टे पी आर के, ये बराबर है बी सी बट्टे क्यू आर के, इसका मतलब सब आपस में बराबर हैं। ये बराबर है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, जो कि अनुपात है, मतलब परिमाप है, किसका, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप है, बट्टे पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, ठीक, ये होता है एक, ये देखिए फार्मूला हुआ। हमको इसमें से अगर कोई भी ऐसा चीज़ दिया हो, परिमाप दे दिया हो दोनों का, एक भुजा दिया हो, तो हम दूसरी भुजा उसे पता कर लेंगे, ठीक। एक और होता है, जैसे ए बी ले लें, ए बी बट्टे क्या है, पी क्यू है, इसका जो स्क्वायर होगा वो क्षेत्रफल, यानी कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल होगा। अगर भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर निकाले, भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर वर्ग करें तो उसके क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर होगा। तो इस प्रकार से सर्वांग सम एवं समरूप के जितनी थ्योरी थी, थ्योरी समाप्त हुई। अगले वीडियो में हम इससे जितने टाइप के हो सकते हैं सवाल, उस टाइप के सवालों को लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।